दोस्तों मैं हमेशा मानती हूँ कि जो पॉलिटिक्स होती है ना वो पार्टियों के बीच तो होती है, जैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच पॉलिटिक्स होती है, सबके सामने होती है। वो समाजवादी पार्टी आरएलडी के बीच की पॉलिटिक्स सबके सामने है, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टियां हैं। लेकिन एक्चुअली में असली पॉलिटिक्स, असली राजनीति जो होती है ना वो पार्टी के अंदर होती है, जो इस वक्त बीजेपी में चरम सीमा पर हो रही है। मतलब चरम सीमा पर, इस लेवल पर ये पॉलिटिक्स चली गई है कि बीजेपी के अंदर एक डेंजर प्लान बन रहा है। जानते हैं क्या डेंजर प्लान? डेंजर प्लान बन रहा है बाबा यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साइड करने का, उनको उनकी कुर्सी से उतारने का। दोस्तों पिछले कई सालों से ये चर्चाएं हम सुन रहे हैं। साल 2022 के आसपास तो सुनते थे कि बस योगी जी को कुर्सी से उतारना तय हो गया। बाकायदा बीबीसी ने इसको लेकर लंबा चौड़ा आर्टिकल भी छापा है और इसको लेकर उन्होंने वीडियो भी बनाया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 2022 में तो बस एक तय हो गया था कि योगी जी को हटाना है, बस मोहर लगनी थी, ऐलान होना बाकी था, मोहर लग चुकी थी। और फिर एक दिन मोदी जी और योगी जी की मीटिंग हुई और उसके बाद योगी जी ने मना लिया और उनकी कुर्सी जाते जाते बच गई। लेकिन अब जो तस्वीर निकल कर आ रही है दोस्तों, वो भीषण है, वो खतरनाक है इस लिहाज से क्योंकि तब से लेकर अब तक कितनी तेजी से गंगा में पानी बहा है और क्या कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में आप सब जानते हैं। एक बहुत ही हैरान करने वाली चर्चा सोशल मीडिया के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में तैर रही है। वो ये है दोस्तों कि क्या अपने अंदर की पॉलिटिक्स की वजह से बीजेपी जानबूझकर कोई चुनाव हार सकती है? मतलब क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? चुनावी मशीन में तब्दील हो चुकी बीजेपी, जिसके लिए कहा जाता है कि वो 24/7 चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए बिल्कुल तत्पर रहती है, और मोदी जी तो हमेशा साल के 365 दिन चुनावी मूड में रहते हैं। क्या वाकई में उनकी पार्टी में ऐसा कुछ हो सकता है कि पार्टी खुद चाहे कि वो चुनाव हार जाए? और अगर ऐसा होगा तो किस चुनाव के लिए? दोस्तों अभी 2 दिन पहले उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो बेहद परेशान करने वाले एनडीए के लिए। आप जानते 13 सीटों में से 10 पे इंडिया गठबंधन ने कब्जा जमा लिया, केवल 1 सीट बीजेपी को मिली और 1 निर्दलीय को। अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और दोस्तों ये उपचुनाव बीजेपी के लिए, ये चुनाव करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि एक तो वैसे ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बैंड बजा दी इंडिया गठबंधन ने। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ हश्र किया है वो अब तक उन जख्मों को सहला ही रही है बस। लेकिन अब जो बातें निकल कर आ रही हैं छन छन कर सोशल मीडिया से, वो ये हैं कि इस चुनाव को लेकर एक बहुत डेंजर प्लान के साथ एक गुट बीजेपी का आगे बढ़ रहा है। दोस्तों इस पूरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की दुर्गति हुई यूपी में, तो योगी समर्थकों ने ये कहा कि भाई हमारी तो टिकट बंटवारे में चली नहीं, हमसे पूछ के थोड़े टिकट बांटे थे, आला कमान की चली थी। और सब जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो टिकट बंटवारे हुए हैं वो अमित शाह के कहने पर हुए हैं, तो इसीलिए उनके सर पर ठीकरा फोड़ा गया कि टिकट आपने बांटे, हम तो प्रचार कर रहे थे, योगी जी तो प्रचार कर रहे थे जिसके लिए वो मशहूर है और जिस कट्टर हिंदुत्व के प्रचार के लिए वो मशहूर है, उन्होंने वो बखूबी निभाया भी। लेकिन जब टिकट हमसे पूछ के नहीं बांटे तो फिर हार का ठीकरा हमारे सर पर क्यों? अब सुनने में आया है दोस्तों, और ये चर्चाएं बहुत तेजी से, कि ये प्लान बनाया गया है कि जो 10 उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 10 सीटों पे, इसमें टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव के प्रबंधन की सारी जिम्मेदारी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा जाएगा आपके भरोसे। मतलब जिसको टिकट बांटना है बांटिए, जिसको जहां प्रचार के लिए लगाना है लगाइए, और जैसा प्रबंधन करना है, जैसे मैनेज करना है, चुनाव को जिस रणनीति के साथ ले जाना है ले जाइए, हम आपको फ्री हैंड देते हैं। तो फिर आप कहेंगे कुमकुम की अगर चुनाव के में टिकट बंटवारा योगी जी करेंगे तो अमित शाह जी क्या करेंगे, पार्टी आला कमान क्या करेगा? क्योंकि सब जानते हैं बीजेपी में तो पत्ता भी नहीं हिलता मोदी और अमित शाह के मर्जी के बिना, तो योगी जी के अपने मनपसंद कैंडिडेट्स उतार सकते हैं। दोस्तों खेल बड़ा गहरा है और तगड़ा है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस खबर को देखें जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि यूपी चुनाव, उपचुनाव को लेकर आरएलडी और निषाद पार्टी ने एनडीए के आगे पेंच फंसा दिया है। 2-2 सीटें आरएलडी और निषाद पार्टी मांग रही है, क्योंकि निषाद पार्टी का कहना है कि भाई हमारी 2 सीटें खाली की गई थी, हमने अपने विधायकों को, अपने कैंडिडेट्स को लोकसभा चुनाव लड़वाया तो हमारी सीटें खाली हुई हैं, तो ये सीटें तो हमारी थी, तो हम वापस चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपना कैंडिडेट उतारें। और आरएलडी भी यही कह रहा है कि हमको कम से कम गठबंधन के सहयोगी के तौर पर भी, और क्योंकि हमारी सीट भी खाली हुई है तो 2 सीट तो हमको भी चाहिए। अब बताइए 10 तो सीटें हैं, इसमें 2 आरएलडी मांग रही है, 2 निषाद पार्टी मांग रही है, 4 सीटें सहयोगियों को देकर या बीजेपी 6 पर लड़ेगी? तो सवाल ये दोस्तों कि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क कैसे लेगी? बात ऐसी है दोस्तों कि ये अब अनकही बात है, बीजेपी के अंदर दबी जुबान हर कोई स्वीकारता है कि अमित शाह
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में काफ़ी लंबे वक्त से जो संबंध है दोनों के बहुत मधुर नहीं है, बहुत अच्छे संबंध नहीं है। और जाहिर तौर पर ये तमाम चीज़ें सार्वजनिक मंच पर नहीं बोली जाती, सार्वजनिक मंचों पर नहीं कही जाती, लेकिन जो बीजेपी का हश्र हुआ है यूपी के अंदर, उसको लेकर हर कोई इसको लेकर वाकिफ़ है। माना ये जा रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भी अगर बीजेपी की दुर्गति हुई तो उसके लिए कोई तो मतलब किसी की तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना, क्योंकि लोकसभा उपचुनाव में तो बात ये कहकर टाल दी गई कि चलिए आला कमान ने टिकट बांटा, अब आला कमान को कौन सजा दे सकता है, मतलब अमित शाह को से कौन सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो इस चुनाव में ये कहकर, या योगी आदित्यनाथ के समर्थक ये कहकर बच रहे थे कि हमसे टिकट पूछ के नहीं बांटे गए, तो उनसे कहा जाएगा कि आप ही टिकट बांट दीजिए, तो आप ये भी कह सकते हैं कि कुमकुम, तो फिर इसका मतलब योगी जी चुनाव जितवा देंगे। अब दोस्तों इस सवाल का जवाब तो योगी जी के पास भी नहीं है, क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव होने हैं ना, वो इतनी आसान सीटें नहीं हैं बीजेपी के लिए। तो अब तो योगी जी को अगर पूरी जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप ही चुनाव संभालिए, टिकट भी आप ही बांटिए, चुनाव प्रचार भी आप अपने हिसाब से करवाइए, हमको बता दीजिए हम आपको क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, हम प्रोवाइड करा देंगे। अगर इतना फ्री हैंड दे दिया, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं कर पाई, क्योंकि 10 सीटों पर तो कोई क्लीन स्वीप करना पड़ेगा ना बीजेपी को। और वैसे भी उपचुनाव में तो अगर राज्य में आपकी सरकार हो तो काफ़ी एज होता है, सत्ताधारी दल को एज होता है, तो ये एज भी है योगी जी को। और अगर ऐसा नहीं हो पाया, सब कुछ योगी जी के हाथ में देकर ऐसा नहीं हो पाया, तो कम से कम ठीकरा फोड़ने के लिए एक नाम तो होगा। माना ये जा रहा है दोस्तों कि पूरी रणनीति बनाई जा रही है, इसके पीछे सोच ही यही है कि इस चुनाव में बीजेपी इंडिया गठबंधन का या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, इन्होंने कहा है कि वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव भी, उसको बहुत कड़ी टक्कर या कुछ सीटों में तो कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन क्लीन स्वीप कर दे बीजेपी, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या उसके बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी? हालांकि इसको लेकर पत्रकार केपी मलिक ने एक दावा भी किया है, मैं चाहती हूँ कि आप एपिसोड देखें। पत्रकार केपी मलिक को जानना और उनकी बात को संजीदगी से लेना दोस्तों इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उन पत्रकारों में से एक हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बहुत पहले बता दिया था, चुनाव के दौरान भी केपी मलिक बता रहे थे कि इस सीट में समाजवादी पार्टी जीत सकती है। और उस वक्त तो हर कोई कह रहा था कि अरे समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी जीत कैसे दर्ज कर सकती है यूपी में, और हुआ भी एग्जैक्टली वही। तो अब केपी मलिक लिख रहे हैं, साहेब और उनके सिपेसलारों ने पिछले 1 महीने में बाबा का खूंटा उखाड़ने के सारे जतन कर लिए, परंतु बाबा का बाल भी बाका नहीं कर पाए। लखनऊ की समीक्षा बैठक में भी बाबा विरोधियों की मंशाओं पर पानी फिर गया। बाबा का खूंटा बहुत गहरा गड़ा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे उखाड़ने के चक्कर में साहेब के ही पैर उखड़ जाएं। दिल्ली के चाणक्य पड़े कुंद, बाबा के फौलादी हौसले बुलंद। दोस्तों कल बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। वैसे तो ये बैठक इस बात के मंथन पर हुई कि भाई हम इतनी बुरी तरह क्यों हारे। इसमें स्मृति ईरानी वगैरह भी मौजूद थे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। कहने को तो इसमें मंथन होना चाहिए था कि भाई क्यों हारे, लेकिन कोई बड़ा बयान निकल कर नहीं आया कि हम क्यों हारे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा इस प्रचार के दौरान हमसे ये गलती हुई कि हम अति आत्मविश्वास में आ गए कि हम तो जीत ही जाएंगे, और ये अति आत्मविश्वास हम पर भारी पड़ गया, ये बोला योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एक बात सोशल मीडिया में काफी शेयर की जा रही है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना ही कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था के साथ आवाज मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। दोस्तों ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो पिछले काफी महीनों से इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर वो सीएम कब बनेंगे। जब जब ये चर्चाएं आती हैं कि योगी जी को हटाया जाएगा, मौर्य जी खुश हो जाते हैं इस बात पर कि अब तो उनके सीएम की कुर्सी पक्की है। पिछले काफी सालों से मौर्य जी इंतजार कर रहे हैं, और चर्चा भी यही जब भी उठती है कि योगी जी की कुर्सी जा सकती है, चर्चा भी यही होती है कि मौर्य साहब को कुर्सी सौंपी जाएगी उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर पर। लेकिन क्या वाकई इतना आसान है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि अगर बीजेपी वाकई में चाहती है, बीजेपी का आलाकमान चाहता है कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव हार जाए, जिसकी संभावनाएं काफी ज्यादा है, मतलब क्लीन स्वीप करना तो आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, तो ये किसी भी पार्टी के लिए बड़ा खतरनाक होता है। मतलब 1-2 सीटों में पार्टी खेल करती है, सब पार्टियां करती हैं, लेकिन पूरा का पूरा चुनाव
बीजेपी चाहे कि वो हार जाए, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत गहराई हो सकती है, क्योंकि चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो मोदी जी हो, तीनों के अपने अपने मतलब सोच हो सकती है उत्तर प्रदेश को लेकर, लेकिन तीनों में से कोई भी नहीं चाहेगा कि वो यूपी में हारे, उनकी पार्टी यूपी में हारे, क्योंकि तीनों की ही साख पर उसके बाद लोग सवालिया निशान खड़े करते हैं। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, योगी आदित्यनाथ कोई पर्ची वाले सीएम थोड़ी हैं कि उनकी पर्ची निकाली जाए और अचानक से हर कोई उनके नाम को सुनकर हैरान हो जाए। योगी आदित्यनाथ तो वो चेहरा है जिनका नाम भी सीएम के तौर पर चुनाव के बाद नहीं था। दोस्तों 2014 के इलेक्शन के बाद जब यूपी के इलेक्शन हुए थे, योगी जी तो सीएम कैंडिडेट भी नहीं थे। मोदी जी तो मनोज सिन्हा के नाम पर मोहर लगा चुके थे। मनोज सिन्हा तो मंदिर में दर्शन करने भी चले गए थे। सुना था कि बस वो लखनऊ के लिए रवाना भी हो गए और वो तैयारी कर चुके थे कि भाई हाँ सीएम का शपथ लेनी। अचानक योगी आदित्यनाथ को फोन गया कि आइए आपको सीएम पद की शपथ लेनी है, क्योंकि सब जानते हैं कि संघ चाहता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता था कि योगी जी को ही सीएम बनाया जाए। और ये एक तरह का प्रयोग है कि भगवाधारी को अगर हम सीएम बनाते हैं तो वो किस तरह के क्षत्रप बन के उभर पाते हैं क्या। और आप जानते हैं संघ हमेशा आगे की रणनीति के बारे में सोचता है। संघ चाहता था कि मोदी के बरक्स एक और चेहरा खड़ा हो, और ना चाहते हुए भी मोदी अमित शाह को सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ को आगे करना पड़ा, उनको सीएम बनाना पड़ा। उसके बाद जो इलेक्शन हुए यूपी में, फिर तो वो सीएम कैंडिडेट थे ही, क्योंकि तब से लेकर अब तक कोई वैक्यूम बीजेपी भर नहीं पाई है। जहाँ तक बात है केशव प्रसाद मौर्य की, जो लोग कहते हैं कि मौर्य साहब सीएम बन सकते हैं, मौर्य साहब के पास काफ़ी वक्त है। दोस्तों मौर्य साहब को डिप्टी सीएम बने बहुत टाइम हो गया, अब तक वो अपने आप को क्या अखिल उत्तर प्रदेश के एक नेता के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। मतलब अगर अमित शाह का हाथ मौर्य साहब के सर पर ना हो तो मौर्य साहब क्या ये 100% गारंटी दे सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में वो स्टार कैंडिडेट के तौर पर प्रचार करेंगे तो उनके नाम पर वोट मिल जाएगा, सिर्फ इसीलिए कि वो ओबीसी जाति से आते हैं। फिर ऐसे में तो समाजवादी पार्टी चला ही पीडीए रही है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हो सकता है कि ऐसी कोई रणनीति कार्यकर्ताओं के बीच चल रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर भी कई गुट हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कई गुटों वाली पार्टी बनकर रह गई है, तो ये हो सकता है कि पार्टी के अंदर इस एक गुट के अंदर चर्चा हो कि बीजेपी हार जाए तो हमारे लिए योगी जी को हटाना आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बीजेपी हार गई तो भी योगी जी को हटाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर योगी जी को बीजेपी हटाती है तो चुनाव में उसके बाद किसको चेहरा बनाएगी। 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, मतलब क्या वाकई में योगी से बड़ा कोई चेहरा है बीजेपी के पास? और अगर नहीं है तो फिर मोदी जी के चेहरे पर क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता जा सकता है? वो तो इस बार के चुनाव में पता चल गया। ये बड़ी अजीब सी मुश्किल डगर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, जो बीजेपी के लिए ये सीन क्रिएट हो गया है। मतलब योगी आदित्यनाथ ना निगले जा रहे हैं ना उगले जा रहे हैं आला कमान के लिए। आला कमान समझ ही नहीं पा रहा है। दोस्तों मैं तो ये मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को अपनी हालत ठीक करनी है तो सबसे पहले उसको अपनी रियलिटी फेस करनी होगी। वो ये कि उत्तर प्रदेश में चरम भ्रष्टाचार है। ये तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं। बीजेपी के दो बड़े नेता, जिनमें से एक उनके मौजूदा विधायक हैं और एक पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बहुत कद्दावर नेता है मोती सिंह, उन्होंने बाकायदा बयान जारी करके बताया कि 42 सालों के राजनीतिक करियर में उन्होंने इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा थाने में जितना आप देख रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के एक विधायक ने, मौजूदा विधायक ने भी कहा कि अगर 27 में कड़े फैसले नहीं लिए गए 27 के लिए अभी उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये सारी जो बयान आते हैं दोस्तों ऐसे ही नहीं आ जाते, है ना। आज से पहले तो नहीं आ रहे थे, अभी आ रहे हैं जब बीजेपी की ऐसी दुर्गति हुई है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस तरह के बयानों की जो संख्या है वो बढ़ जाए। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी को अगर उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति ठीक करनी है तो सबसे पहले उसको अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। रियलिटी पहली तो ये है कि नौकरशाह बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है, मतलब अफसरशाही बुरी तरह से हावी है। और ये सच्चाई है कि कार्यकर्ताओं का कोई सुन नहीं रहा। खुद केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं बीजेपी की बैठक में कि सरकार से ऊपर कार्यकर्ता है, तो वो कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए कह रहे हैं ना। और कार्यकर्ता का जब काम ही नहीं होगा उसकी अपनी सरकार में, तो फिर वो खुद सोचेगा कि मेरी सरकार होने का फायदा क्या है। बड़ी बात यह है दोस्तों, बड़ी बात जो ऑलरेडी ये सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है, ऊपर से बीजेपी के अंदर ऐसी भीतरघात कि चर्चाएं उड़ने लगी कि बीजेपी खुद चाहती है कि ये चुनाव हार जाए, तो और खतरनाक है। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है दोस्तों? क्या वाकई में योगी जी को हटाना केंद्रीय नेतृत्व के लिए इतना आसान होगा? और अगर योगी जी को हटाया जाएगा तो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।